एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी जिससे ए बॉडी बी बॉडी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाए। और अगर इसे हम अर्थ के रेफरेंस में लें तो यानी एक ऐसी वेलोसिटी जिससे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हो जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाए, तो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, जब भी हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, जैसे ये लेट्स से ये अर्थ है, ठीक, ये हमारी हो गई प्यारी सी अर्थ ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं ना, जो आउटर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटर में है, लेट्स से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बस यहाँ तक ही है ना, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहीं तक है। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पर जो मास अगर हम रखें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाए और उसकी और वो रेस्ट पे हो, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ज़ीरो। और यहीं से हम अपना एस्केप वेलोसिटी डिराइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ज़ीरो हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ऑब्वियसली यू से भी डिनोट करते हैं, प्लस में काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है, ठीक। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का मतलब इन दोनों एनर्जी को मिला के तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो अगर ये दोनों एनर्जी मिला के ज़ीरो होंगी तो तभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी ज़ीरो होगा। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला डराइव करा था, अभी पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हो या पिछले स्लाइड में आप पढ़ के आए हो। क्या फॉर्मूला था, जी मास ऑफ लेट्स से अर्थ के लिए लेते हैं, या फिर चलो अर्थ के लिए कंडीशन करते हैं, मास ऑफ अर्थ एंड देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में जो भी उन दोनों के बीच में दूरी होगी, लेट्स से एक्स डिस्टेंस है, प्लस में या एक्स डिस्टेंस लें या फिर आर ही ले लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें करना क्या है, अर्थ की सरफेस से बाहर निकालना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालना है, तो हम आर ही डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अपना वही हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी के पास भी तो हमारे लिए एक फॉर्मूला था mgh, तो हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, तो आप सबको पता ही है कि h जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे g में भी वेरिएबिलिटी आप देखने को मिल सकती है। तो अब लेकिन हमने mgh वाले में जो g था हमारा उसे कांस्टेंट ले लिया था, इसलिए वो जो फॉर्मूला है वो उतना ठीक नहीं है, वो उतना बेहतर नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकलेगा। फिर आप बोलोगे सर तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी तो हम दूसरे फॉर्मूला पर निर्भर हो सकते थे, तो देखिए दूसरे फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत होती नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, बात रही वेलोसिटी की, वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो वेलोसिटी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता रहेगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला एक्यूरेट है, ठीक है। सो अब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे माइनस भी लगता है, तो हाफ देन एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई देन एम ओ अपॉन आर ई। अब 2 को इधर भेज रहा हूँ और मास ऑफ ये किसका मास होगा, ये मास ऑब्जेक्ट का होगा, अर्थ का होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। ऑब्वियसली बात है हम पार्टिकल से देख रहे हैं तो पार्टिकल के लिए देख रहे हैं हम, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कटेगा और वेलोसिटी हमारी आ जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा 2, ये 2 इधर गया ना, जी एम ई बाय आर ई। नाउ अगेन वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 2 जी एम ई बाय आर ई, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये आपका आ गया मेन फॉर्मूला। अब अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो याद करिए यहाँ पे लिख देता हूँ ना, सिंस आप याद करिए कि जी का फॉर्मूला क्या होता था, जी का फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बगल में आता था आपका मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई का स्क्वायर, देयरफॉर g इंटू आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब ये जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना तो जी एम ई की जगह मैं जी आर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो जी एम ई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ छोटा स्मॉल जी और आर ई का स्क्वायर, तो v आ जाएगा v इक्वल्स टू, या यहीं पे लिखते हैं 2 मिनट रुकना क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होना है ना। देखिए v इक्वल्स टू, इधर लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, इधर ही लिख देता ना,
ये मैं इस स्टेप के बाद लिख रहा हूँ, तो कोई भी शंका मन में नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। GME की जगह क्या लिख सकते हैं, GRE² अपॉन में RE स्क्वायर से ये RE गया तो बचा क्या, √2GRE। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करके, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें वैल्यूज पुट करके अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी कितनी है, बताना जरूर, ठीक है। होमवर्क करा करो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप पूछ सकते हो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आज एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 7.4। 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई R but mass is m and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure 7.10। 7.10 हमें फिगर दे रखी है। The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of sphere of mass n directly toward the center of second sphere। एक मास लिया है m मास का, जो m वाला जो वो था ना गोला, m वाला गोला कह लो या फिर आप कह लो प्लैनेट है, क्या है, स्फीयर है ना। तो m वाले स्फीयर से जो 4m वाले स्फीयर की तरफ फेंका गया है, ठीक। तो अब आपको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर दिया है फॉर द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीच द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर। यानी आपको v ज्ञात करना है, आपको वेलोसिटी बतानी है। एंड अगेन ये बड़ा भी नहीं होगा, ये छोटा भी होगा। आपको v ज्ञात करना है, आपको v फाइंड करना है कि कितने वेलोसिटी से मैं फेंकूँ, कितनी वेलोसिटी से m के सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंकूँ, जो 4m वाला प्लैनेट है वो उसे खींच ले। तो देखिए जो आपको पहले ये दे रखी है इमेज, वो हम बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद अपना करते रहेंगे। ये 4m वाला है, ये सॉरी m वाला है, और ये 4m वाला मास है, ठीक। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये m वाला और ये 4m वाला। एंड टू एंड जो सेपरेशन है, एंड टू एंड कह रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो आपको दे रखा है 6r। कितना दे रखा है, 6r, बड़ा वाला r है। जैसे आप एक और आपको एडवाइस दूँ, जब न्यूमेरिकल्स करते समय आप हमेशा ना जो चीज़ें, जो वेरिएबल्स यूज़ करे गए हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में यूज़ करा था 6 और कैपिटल R यूज़ करा था, तो कैपिटल R ही लें, स्मॉल r लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर और भी, क्योंकि अब देखिए आपके क्वेश्चन में ही एक और छोटा वाला r है, एक n आपको पॉइंट दे रखा है, आपको एक n पॉइंट दे रखा है, और उसकी दूरी m वाले मास से बताई गई है r। तो अगर आप यहाँ पर छोटा r ले लोगे तो आप समझोगे कि ये r है तो इसका 6 गुना है, आप ये चीज़ एज्यूम कर सकते हो, ठीक। तो फिर लेकिन एज्यूम करना नहीं है हमें तो भाई प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, तो जो वेरिएबल है हम वही रखेंगे, तो चांसेस कम हो जाते हैं क्वेश्चन गलत होने के। ना अपना जल्दी से फिगर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है m मास की, उसे मैं ज़रा रेड कलर से बना लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स भी उसी साइज़ के बन रहे हैं ना, काफ़ी ज़रा। तो ये हमारी बॉडी है, कितने मास की, स्मॉल है, प्रोजेक्टाइल करी गई है v वेलोसिटी से, और ये हमारा रेडियस है r, और पॉइंट दे रखा है, ये c पॉइंट दे रखा है, इसका भी रेडियस r ही है, और ये हमारा 4m दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, चाहे इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी हो, है ना, चाहे इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इस मास की, जो सरफेस m वाले मास के सरफेस पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी पार्टिकल की, या फिर आप कह सकते हो इस बॉडी की, वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ n पर भी होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना। आप पढ़ के आए हो उस वाले चैप्टर में, एनर्जी वाले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में, कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी वही यहाँ पर भी होगी, ठीक। तो आप ये लिख सकते हो E, इसे आप ले लो E इनिशियल और इसे ले लो E फाइनल, दो आपकी इक्वेशन बनेगी, और देन उसे इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले E इनिशियल क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब कौन कौन सी मैकेनिकल एनर्जी लग रही होगी, एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी,
प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लगाएं तो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे दो तरफ से आ रही होगी। एक ये वाला मास लगाएगा इस पे पोटेंशियल एनर्जी, और एक ये वाला मास भी लगाएगा। एंड देन काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी से फेंका गया है वो लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी ये मास कितना लगा रहा होगा, ये मास, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर्मूला सिंपल होता है g माइनस जी, मास जो लगा रहा है तो मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट अपॉन में जो भी उनके बीच की दूरी है x, तो g माइनस जी, m में कितना है, m में आपका m है बड़ा M कैपिटल M, और एम बी कितना है, एम बी आपका है छोटा m स्मॉल m, और x यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी सरफेस पर ही है। तो अगर ये आ रहा है तो ये भी तो आ रही होगा, ये भी तो आ रही होगा, सेंटर टू सेंटर ना भी जाती है ना दूरी, तो ये भी आ रही होगा, तो कैपिटल आ रहा है ना, ठीक है। नाउ अब n के लिए दूरी देख रहे हैं हम, n के लिए g का तो g रहेगा बड़ा वाला, n के लिए नहीं, इस देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो लगेगी, एक इस वाले मास ने तो लगा दी जो हमने देख ली इधर, और एक ये वाला मास लगेगा। तो इस वाले मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, g का g लगेगा m में क्या होगा, इस वाले मास, ये वाला मास, तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल M है। फिर मास ऑफ बॉडी m ही है स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी यानी x क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। अब आप देखिए ये पूरा कितना था 6r, तो 6r में से अगर यहाँ से यहाँ तक 6r है और मेरे को इधर तक फाइंड करना है, इधर से लेके इधर तक फाइंड करना है, ठीक। तो कितने होंगी ये दूरी होगी 6r में से एक r गया तो कितना बचा 5r गया, तो 5r इनकी दूरी है। काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है हाफ m और फिर v स्क्वायर, v यानी वेलोसिटी तो v होगी ना, वेलोसिटी से फेंका गया है v यानी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी होगी एनर्जी जो आपकी इनिशियल थी, टोटल एनर्जी। अगर हम ई फाइनल की बात करें देखिए अभी ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये लेंथी जाएगा, तो इसमें 2 स्लाइड भी लग सकती हैं, तो आप चाहो तो इस सारी की चीज़ें साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। तो ई फाइनल हम एन पॉइंट की देखना है। अब आप सोचोगे सर ये एन पॉइंट है क्या, इसका कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं है लेकिन फिगर में है, तो समझ नहीं आ रहा एन पॉइंट क्या है। तो देखिए एक आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी कि ये कंसेप्ट अपने दिमाग से लगाना कि जब ये वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो कोई ऐसी वेलोसिटी आएगी जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाएगी, या फिर आप कह सकते हो एक मास जब ये फेंका जाएगा तो जब फेंका गया है तो इस पर 2 फोर्स आ रहे हैं, एक इधर से ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और एक इधर से ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब इसकी वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या फॉर्मूला था, g मास ऑफ बॉडी ए मास ऑफ बॉडी बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस अपॉन में d स्क्वायर। तो अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए ये वाला मास कितना लगा रहा होगा, तो देखिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब इनका देखिए रेडियस बढ़ता चले जा रहा है तो डी स्क्वायर बढ़ता चले जा रहा है, तो यानी डी स्क्वायर वेरिएबल है। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी ये जो फोर्स लगाने ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, v इसका 0 हो जाएगा, वो न्यूट्रल पॉइंट पे चले जाएगा यानी n पॉइंट पे चले जाएगा। तो वहीं की हमें दे रखी है। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई फाइनल की निकाले यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तब भी इस पॉइंट पे भी ये भी लगा रहा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v 0 हो गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस पॉइंट पे माइनस जी। अब अगेन m में क्या है, m में इस पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो m, फिर उसके बाद अपना छोटा m और x स्क्वायर क्या x आएगा तो x कितना है अपना स्मॉल r, ठीक। फिर माइनस में दूसरे वाले की भी g एंड देन 4m स्मॉल m, ये दोनों मासेस का प्रोडक्ट हो गया। अब x अगर हम देखें तो n और r के बीच में कितनी दूरी है, अब आप यहाँ पे देखिए n और r के बीच में कितनी दूरी है, 6r माइनस r की दूरी है।
तो लिख देते हैं यहाँ पे 6r माइनस r की दूरी है और काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे मासेस, काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। एक स्मॉल m भी आ गया, ये वाले भी आ गए, है ना। स्मॉल m आ गया, कैपिटल M आ गया, स्मॉल r आ गया और स्मॉल r आ गया, कैपिटल R भी आ गया, है ना। हमें क्या करना है, v के टर्म में सिंपलेस्ट चीज़ चाहिए। तो सिंपलेस्ट चीज़ के लिए अब हम दोबारा जाएंगे अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ। न्यूट्रल पॉइंट पे हमने देखा था चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में आता है d², यानी कुछ अगर इधर की तरफ से ये फोर्स लगा रहा था तो r का कुछ स्क्वायर आएगा और इधर की तरफ से 6r माइनस r का कुछ स्क्वायर आएगा, ठीक। तो उनको रिलेट करके हम r की वैल्यू इस वाले r के टर्म में ला सकते हैं और देन उस वाले r की टर्म में लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे और हम फिर इन्हें कंपेयर कर देंगे इन दोनों एनर्जीज़ को, इन दोनों टोटल मैकेनिकल एनर्जीज़ को, और हमारा v की एक्सप्रेशन भी डिराइव हो जाएगी। तो आइए करते हैं। तो n पॉइंट के लिए अगर मैं देखूँ इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, g दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी बड़ा m इंटू स्मॉल m, d का स्क्वायर यानी इस r का स्क्वायर। देन इस वाले पॉइंट के लिए देखूँ ये जो n पॉइंट पे ये वाला फोर्स भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, तो वो लगेगा g दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, 4m एंड कैपिटल स्मॉल m, देन 6r माइनस r, 6r माइनस r, इन दोनों मासेस के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूँ क्या होगा, 6r माइनस r का स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, ठीक है। ये क्वेश्चन का बात नहीं है, इसे फॉर्मूले आपको लिखने के लिए बताए हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाने इनमें। तो यहाँ से हमको पता लगता है, देखिए इन इक्वेशंस को जरा नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो यहाँ से आपको पता लगता है ये तो मैंने इधर ही बना दिया है, आपको दिखाना पड़ेगा इधर बना के कि टेकिंग एन एज द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन परफॉर्मिंग एन इक्वेशंस वगैरह जो भी आप लिखना चाहो लिखना। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि जो gm बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू g4 अगेन बाय 6r। अब ये 6r बड़ा वाला था, ये इनमें भाई आप भी कंफ्यूज होंगे और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी अगर मान लो मैं छोटा r लेके ही सॉल्व कर देता, छोटा r लेके ही सॉल्व कर देता इसे तो भाई हो जाता कल्याण हमारा, ठीक। तो देखिए अब g से g कटा, ठीक, m से m कटा, इस वाले m से ये कटा, आया क्या आंसर, 6 कैपिटल R माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं या रहने दें, या ओपन आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर भी इसको स्क्वायर में बना सकता हूँ, 2r का होल स्क्वायर, 6r माइनस r का स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड कर दूँ, अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, दो इक्वेशन आ सकती हैं, एक पॉजिटिव में आएगी एक नेगेटिव में आएगी। हम पॉजिटिव को कंसीडर करके चलते हैं, नेगेटिव में हम r का नेगेटिव में डिस्टेंस थोड़ी निकलता है, तो हम पॉजिटिव को लेके कंसीडर करके चलते हैं। तो 6r माइनस r इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। एक तो ये वाली कंडीशन होगी। तो देखिए अब ये वो कंडीशन है जब हमने इन दोनों को अंडर रूट होगा, इन दोनों का अगर मान लो अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट बोथ साइड, तो दो कंडीशन आएंगी, एक पॉजिटिव में कंडीशन, रूट हमेशा दो कंडीशन देता है, एक पॉजिटिव में देता है एक नेगेटिव में देता है। हम पॉजिटिव वाली लेट करके चल रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में हमें डिस्टेंस नेगेटिव में कहाँ निकालेंगे, ये चीज़ मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी ऐसा रूट वाला केस फंसता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए पॉजिटिव कंसीडर करके हम चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 6r इज इक्वल्स टू r उधर गया कितना बना 3r, 3 से 3 गया तो r इक्वल्स टू 2r। ये हमारा बन गया एक प्यारा सा रिलेशन, इसको जरा ब्लैक में हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। तो अब अपने इस वाले r के रिलेशन को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं,
तो इसको अगर इक्वेशन ना मान के एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, उसको मानेंगे अपनी फाइनल इक्वेशन। माइनस जी एम एम, आर की जगह क्या रख सकता हूँ, आर की जगह रख सकता हूँ मैं 2r, रख देते हैं 2r, माइनस जी 4m 6r में अगर मान लो 2r गए तो बचे कितने 4r। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो 4 से देखो, 4 से 4 गया, ठीक। एक और चीज़, यहाँ पर 2r है और यहाँ पर 4r है, तो अगर ये 2r बन गया तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए अगर 4 से 4 ना काट के सिर्फ मैं 2 काटूँ तो यानी यहाँ पर भी क्या है, एक 2 बचेगा और यहाँ पर भी एक 2 बचेगा ना। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, ये जगह 2GMM और ये जगह GMM, तो ये बन जाएगा -3GMM अपॉन 2r। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेटिंग ध्यान से देखना, इक्वेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को जरा ये वाला रेंज भी चाहिए होगा। नाउ कैमरे की रेंज को बढ़ाते हुए अपनी इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये बोर्ड भी आ गया है, तो चलिए करते हैं इसका थोड़ा इस्तेमाल। अब अगर ये 5r है और ये r है, तो देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि इधर भी 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए और हम इजीली मैथमेटिकल अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये 5r एंड यहाँ पे ये भी 5 हो गया, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा हो गया था -9GMM/5r प्लस ½ mv² इज इक्वल्स टू -3GMM/2r। ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो GMM वाले हैं वो थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ और ½ m वाले को इधर ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, -9GMM/5r, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, कर देते हैं 3GMM/2r और उधर कर देते हैं -½ mv²। -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ बड़ी है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये चीज़, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये जो ये वाला टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर बड़ा टर्म पॉजिटिव हो जाए तो छोटा टर्म नेगेटिव होता है, तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है और वही हमें चाहिए। और ये भी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9GMM/5r -3GMM/2r इज इक्वल्स टू ½ mv²। अब g जो चीज़ कॉमन है उन्हें कॉमन ले लेते हैं। देखिए अब GMM/r अंदर क्या बचा, 9/5 - 3/2 इज इक्वल्स टू ½ mv²। m से m गया, बचा क्या, g बचा, m बचा, r बचा। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर गया, 5 इधर गया, 9 2 = 18 एंड 5 3 = 15। 18 -15 अपॉन 5 2 = 10। यहाँ पे बचा था GM/r और यहाँ का 2 मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बचा सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारी आ जाएगी उसका स्क्वायर हटा के यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे और वही हमारी एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगी। 18 में से 15 गए, 3 बजे, यहाँ पे 5 था तो हो जाएगा 3/5 GMM/r इक्वल्स टू v और अंडर रूट हम इधर लगा देते हैं। नाउ दिस वाज द होल, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर जिस वेलोसिटी से हम इस वेलोसिटी से, अगर इस एक्सप्रेशन की वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो वो पक्का इस वाले प्लेनेट पे जाके, या फिर आप कह सकते हो स्फीयर पे जाके गिरेगा ही गिरेगा पार्टिकल।
तो आप समझ सकते हो ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसके वेलोसिटी इसीलिए अपने आप में काफ़ी यूनिक कंसेप्ट बन जाता है। और एक और चीज़ जो हमने कंसेप्ट लगाया यहाँ पे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो आप काफ़ी सारे, जब आपको फॉर्मूला नहीं बन रहा हो ना, जब आप, एक और आपको एडवाइस है अपने बड़े भाई की तरह कि देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसमें ना आप उसमें देखिए कुछ कंजर्व चीज़ें हो रही हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लगाया था कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वही यहाँ पर भी होगी, तो यानी कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैंने लॉ लगा के आप कर दिया। अब वैसे ही और भी काफ़ी सारे होते हैं कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो आप ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में लॉज होते हैं, उनको आप अपने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और वो होगा कैसे? वो होगा प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपके जो क्लैरिफिकेशन, आपके जो कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन है वो होती चली जाएगी। नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सैटेलाइट मोशन। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।